नमस्कार। आज मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ अपने कहानी संग्रह दहलीज के पार की एक और नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है इतने भले हो निशिकांत। 10 दिनों से वंदना की व्यस्तता बेहद बढ़ी हुई थी। पिछले 23 सालों से जो चेहरा हमेशा खिंचा खिंचा सा रहता था, इन दिनों पहली बार कुछ सहज सा दिख रहा था। बेटी की शादी एक संपन्न घर में तय हो जाने की खुशी में वह अपने पिछले सारे मान अपमान का हिसाब जैसे भूल बैठी थी। वरना मुझे याद नहीं आता 23 वर्षों में हमारी पहली रात से लेकर 10 दिन पहले तक किसी भी दिन उसने यह न जताया हो कि मुझे उसके जैसी लड़की से ब्याह का कोई अधिकार नहीं था। मुझसे शादी करके उस जैसे अमूल्य हीरे को पीतल की अंगूठी में जड़ दिया गया था। उसके मायके में क्या क्या था और यहाँ क्या क्या नहीं है, दिन रात इसकी फहरिस्त सुनते सुनते मुझे कंठस्थ हो गई थी। ऐसा नहीं था कि शादी के लिए हमारी ओर से कोई ज़बरदस्ती रही हो। रिश्ता उसके घर से ही आया था। हाँ, माँ बाबूजी को आश्चर्य जरूर हुआ था। सिंघल साहब के परिवार से रिश्ता लेकर वंदना के मौसी मौसा जी आए थे। अपनी बड़ी सी कार में माँ ने बेहद नम्र स्वर में कहा था, आप हमारा घर देख रहे हैं, क्या वंदना बेटी यहाँ रह सकेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर उनकी लच्छेदार बातों में मेरे सीधे साधे मध्यम वर्गीय माता पिता उलझ कर रह गए थे। मुझे भी कुछ अजीब जरूर लगा था। माना कि मेरा व्यक्तित्व बेहद सुदर्शन था। इंजीनियरिंग पास कर अभी अभी मैंने नौकरी शुरू की थी। फिर भी मुझे पूरा यकीन था इसके पीछे कोई बात अवश्य होना चाहिए। और फिर आप भी जानते हैं, भला ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। धीरे धीरे मुझे कारण भी पता लग गया था, पर माँ बाबूजी की खुशी, छोटी बहनों का दिन भर चहकना, वहाँ से आए कीमती उपहारों पर हसरत भरे हाथ फेरना, इन सब बातों ने जैसे मेरी जुबान पर ताला लगा दिया था। सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हुआ था। उन लोगों का बस चलता तो दिनों में नहीं, घंटों में शादी कर देते। हाँ, शादी में मृणाल को तो बुला भी नहीं पाया। कुछ दिनों बाद वह खुद ही आई थी, घर पर नहीं, ऑफिस में। मुबारक हो कांत, वह हमेशा मुझे इसी तरह पुकारा करती थी। ओह आओ मृणाल। मृणाल, सच कहूँ सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी दोस्त को नहीं बुला पाया। कोई बात नहीं, तुम खुश तो हो ना? शायद उसने मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे पड़ी विषाद की रेखाओं को पढ़ लिया था। हाँ, माँ बाबूजी बहनें सभी खुश हैं। मैं अपने जवाब पर खुद ही सकुचा गया था। बीच में पसर आए मौन को तोड़ने की गरज से ही शायद मैंने एक बेतुका सा सवाल पूछ लिया था। तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं मृणाल? शायद ऐसा कोई अधिकार मुझे नहीं है कांत। तुमने कभी कोई वादा नहीं किया था मुझसे जिसे तोड़ने का आरोप तुम पर लगा सकूं, निशिकांत। और ये आज अचानक निशिकांत क्यों? कांत कहने का अधिकार भी तो खुद ही ले लिया था और आज उसे भी लौटा रही हूँ। मृणाल, मेरा स्वर कुछ भीग सा गया था। कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। पर हाँ, जब भी ज़रूरत हो अच्छे दोस्त की तरह मिलना ज़रूर। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम भी कोई अपराध बोध मन में मत लाना। जिसका मैं सचमुच अपराधी था उसने कहा था, कोई अपराध बोध कभी मन में मत लाना। और जिसके साथ मैंने आज तक कोई अन्याय नहीं किया,
वही मुझे हर पल हर दिन अपना अपराधी साबित करने में लगी रहती थी। उसे इस घर में सब कुछ गलत लगता था। धीरे धीरे घर के सब लोगों की मुस्कानें फीकी पड़ने लगी थी। सब जैसे दिन रात समझौता करने में लगे रहते थे। निशी पैदा हुई तो जैसे थोड़े समय के लिए घर का वातावरण कुछ बदल सा गया। धीरे धीरे बहनों के ब्याह हो गए। निशी भी बड़ी हो गई। वह भी माँ की जातियों को महसूस करने लगी थी। रूप रंगी नहीं, स्वभाव में भी वह बिल्कुल मुझ पर गई थी। चेहरा तमतमा उठता था गलत बात पर कहती कभी कुछ नहीं। उसे अच्छे लगते बुआ के हाथ के सिले वायल के फ्रॉक, पर माँ पहनाना चाहती ढेर सारी लेसों से सजे भारी भरकम कीमती कपड़े जो उसकी नानी के यहाँ से आए होते, जिन्हें दिखा दिखा कर वह हर महफिल में कह सके कि शादी से लेकर आज तक उसने और उसकी बेटी ने ससुराल का एक कपड़ा भी नहीं पहना है। हाँ, पर बस एक बात थी, चाहे जितने व्यंग बाण चलाती वंदना, पर उसने घर से अलग होने के लिए कभी नहीं कहा। शायद इसमें भी उसका ही स्वार्थ था। न उसे घर के कामों की कुछ समझ थी, न बच्चों के लालन पालन का कोई शौक। साथ रहते हुए उसे इन सब झंझटों से मुक्ति मिली रहती। जब चाहती 10-20 दिन मायके रह आती। उस दिन अंजना आई थी। भैया एक बात कहूँ, तुम राहुल को तो जानते हो ना? हाँ हाँ, वही तुम्हारे पड़ोस वाले मित्तल साहब का बेटा ना? हाँ, बेहद सुशील लड़का है और घर के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं भैया। उन्हें उन्हें अपनी निशी बेहद पसंद है और निशी और राहुल भी एक दूसरे को जानते हैं। मुझे कुछ अजीब सा लगा। निशी इतनी बड़ी हो गई। अरे, कल तक फ्रॉक पहनकर मेरे गले से झूल जाने वाली लड़की आंखों के सामने है। मगर सच तो यह है कि 22 साल की हो जाएगी अगली 20 को वह। हाँ, यूँ तो ठीक है। क्या कर रहा है राहुल आजकल? फिलहाल तो एमटेक कर रहा है। बस 5-6 महीने रह गए हैं, फिर कोई भी अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी। उसकी तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, वह तो मैं जानता हूँ, शुरू से ही खूब होशियार रहा है वह। पर हाँ, तुम्हारी भाभी, हाँ, उनसे बात करके तो देख लो, फिर जैसा भी हो देखते हैं। पर बात करने की नौबत ही नहीं आई। शाम को वंदना अपने भाई के घर से लौटी तो जैसे खुशियां उसके दामन में समा नहीं रही थी। जानते हो जी, सुनो तो, भैया ने रिश्ता बताया है अपनी निशी के लिए। अरे, मुझे तो सच मानो विश्वास ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा खानदान, पर हाँ, अपनी निशी की खूबसूरती पर ही रीझ गए हैं। कह रहे हैं किसी शादी में देखा था निशी को। वंदना की नज़र में पैसा अगर है तो कुछ और पूछने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। अपने घर में पैसे के आधिक्य और यहाँ पर पैसों की कमी, दोनों ही बातों ने उसके दौलत के प्रति मोह को बढ़ाया ही था। मेरे मन में उसी दिन से अजीब सी बेचैनी थी। राहुल की बात फिर कर ही नहीं पाया। एक दर्शक बनकर वंदना की व्यस्तता को देख रहा था, साथ ही साथ निशी का तमतमाया सा चेहरा भी। हमेशा मुस्कुराती रहने वाली मेरी बेटी मुझे बेहद असहज नजर आ रही थी, मुझसे आंख चुराती हुई। शायद मैं ही उससे आंखें चुरा रहा था। न जाने क्यों लग रहा था कि मैं पिता होने के कर्तव्य को ठीक से निभा नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता वो कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती, जैसे कोई ज्वालामुखी सा मुझे उसके अंदर सुलगता नजर आ रहा था। पर ऊपर से वह बिल्कुल खामोश थी। मैंने वंदना से पूछा भी था, क्या तुमने निशी से पूछ लिया है इस रिश्ते के बारे में? अरे, उससे क्या पूछना है, ऐसा रिश्ता तकदीर वालों को ही मिलता है। नहीं नहीं, फिर भी वह कुछ चुप चुप सी लगती है इन दिनों। ओहो, गजब करते हो जी तुम। अब ऐसी बेशरम भी नहीं मेरी बेटी जो अपनी ही शादी है और खुशी से नाचती फिरे। वंदना तो अपनी खुशी के आगे कुछ भी नहीं देख पा रही थी और मैं सब कुछ देखकर भी जैसे अनजान बन रहा था।
अचानक ही निशी की आवाज़ से जैसे मैं सोते से जाग पड़ा। माँ, 2 मिनट रुककर मेरी बात सुनोगी? क्या है? वंदना झुंझला पड़ी थी। इतना सारा काम है और तुम बाप बेटी कुछ मदद तो करोगे नहीं, और उसकी बजाय। अरे खेल छोड़ो, हाँ बोल जल्दी, क्या बात है? यूँ नहीं, 2 पल शांति से यहाँ बैठ जाइए। अपने आप को सोफे पर लगभग ढकेलते हुए वंदना बैठ गई थी। मैं न जाने किस अनिष्ट की कल्पना से अजीब सी सिहरन महसूस कर रहा था। मेरे खड़े होते ही निशी फिर बोल पड़ी, पापा आप भी यहीं ठहरिए। कुछ दिनों से लगातार जो चेहरा तमतमाया सा नजर आ रहा था, आज जैसे सकुचाहट से कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। माँ 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 माँ, मैं यह शादी नहीं करूँगी। क्या? क्या? वंदना जैसे कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है निशी। सारा मोहल्ला तेरी किस्मत पर जला जा रहा है। जानती है तू, करोड़पति हैं वे लोग। वो उनका घर, उनकी गाड़ियाँ, तूने तो सब अपनी आंखों से देखा है। तू तो गई भी है उस घर में। फिर क्यों खुद घर चलकर आए भाग्य को ठुकरा रही है? वंदना की आवाज में कभी क्रोध और कभी समझाइश का पुट आ जा रहा था, जैसे वह किसी भी कीमत पर कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहती हो। अन्यथा जैसा उसका स्वभाव है, इतनी बड़ी बात पर इस सहजता से बहस करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। कारण क्या है निशी? वंदना का स्वर एकदम शांत था, या वो निढाल सी हो गई थी। माँ मैं सोचती हूँ मेरे लिए राहुल अधिक उपयुक्त वर है। जैसे सारी शक्ति लगाकर यह बात उसने मुंह से निकाली थी। क्या? वंदना उत्तेजना में सोफे से खड़ी होकर कांपने लगी थी। वो तेरी बुआ का पड़ोसी? सच तो है, आखिर इन्हीं के खानदान का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। टटपूंजियों में पैदा होकर उन्हीं में मर खप जाना चाहती है। उत्तेजना और क्रोध में वंदना जैसे सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई थी। फिर वह अचानक ही रो पड़ी। निशी, मैंने उम्र भर अपने रिश्तेदारों के बीच कमतर होने का दुख सहा है। मेरी गर्दन ऊपर उठाने का यह मौका मुझसे मत छीन बेटा, मत छीन। रिश्तेदार तो तुम्हारे बुआ, अम्मा और बाबा भी है माँ, तुम अपनी तुलना हमेशा नानी, मामा, मौसी से क्यों करती हो? हमारा घर तो यह है, वो तो नहीं। निशी भी जैसे आज हार न मानने की ठान रखी थी। तू नहीं समझेगी निशी। मैं सब समझती हूँ माँ, बुरा मत मानना। आज मुझे एक बेहद कड़वा सच और बोलने दो। मैं नहीं जानती गलती किसकी थी, तुम्हारा एक विजातीय लड़के से प्यार करना, या फिर नानी, माँ, नाना जी की, जिन्होंने जल्दबाजी में अपनी हैसियत से बहुत कमतर परिवार में तुम्हारी शादी कर दी, जहाँ सब कुछ जानकर भी उनकी हैसियत और धन का दबाव किसी को तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोलने नहीं देगा। हाँ, पर मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसमें मेरे भोले भाले पापा की कहीं कोई गलती नहीं थी, पर सजा उन्होंने अकेले ही सारी उम्र भोगी है। मैं उनकी तड़प, उनकी वेदना की साक्षी हूँ माँ। पापा की बेटी जरूर हूँ, पर मैं इस तरह बिना अपराध के सजा भोगने को तैयार नहीं हूँ माँ, तैयार नहीं हूँ। निशी, मुझे एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दो माँ। क्यों कर रहे हैं वो करोड़पति एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी, इस उम्मीद में कि उनका शराबी कई रातों तक घर न लौटने वाला बेटा शायद मेरी खूबसूरती में बंद कर सुधर जाएगा, या मैं चुपचाप सहती रहूँगी क्योंकि बड़े घर की कोई बेटी होगी तो 2 दिन में वापस लौट जाएगी और मैं उनकी संपन्नता के दबाव में वहीं घुट घुट कर दम तोड़ दूँगी। पापा,
निशी मेरे कदमों में झुकी हुई थी। मैं स्तब्ध सा खड़ा देख रहा था। शायद ये बरसों से दबा ज्वालामुखी था जो आज सारा का सारा बह जाना चाहता था। पापा, अपनी बेटी की इस धृष्टता को माफ कर देंगे ना आप? आज मैं सारी लज्जा त्याग कर सब कुछ कहने के लिए मजबूर हो गई हूँ। पिछले 10 दिनों से लगातार इंतजार कर रही थी। आज नहीं तो कल आप बोलेंगे। भले ही उम्र भर आपने माँ के आगे जुबान नहीं खोली, पर आज जब आपकी लाडली बेटी के भविष्य का सवाल था, आप चुप नहीं रहेंगे। पर बात बढ़ती जा रही थी, दिन बीतते जा रहे थे और फिर शायद बहुत देर हो जाती। मैंने ठीक किया ना पापा? निशी मेरी बेटी, मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। निशी, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। कहीं किसी के साथ अन्याय न हो जाए, इस चिंता में मैं गलत सही सब निर्णयों को स्वीकार करता गया। पर सच तो यह है, जिन्हें मैं सबसे अधिक प्यार करता रहा हूँ, उन्हीं के साथ शायद मैंने सबसे अधिक अन्याय भी किया। ये गलती अब दोहराऊंगा नहीं। सामने निशी थी और मेरी आंखों के आंसुओं में मृणाल का चेहरा था। उसने कहा था, तुम इतने भले हो निशिकांत कि तुमसे झगड़ा भी नहीं किया जा सकता। पर कोई आदमी हर व्यक्ति के साथ सिर्फ भलाई ही भलाई तो नहीं कर सकता ना। कभी कभी बहुतों के साथ भलाई करते करते अनजाने ही सही, पर किसी एक के साथ बेहद अन्याय भी कर बैठता है। सच कहा था तुमने मृणाल, सच कहा था। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका तो कोई प्रतिकार नहीं, पर अब उसे निशी के साथ दोहराऊंगा नहीं। तू चिंता न कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। निशी की भीगी आंखें मुस्कुरा उठी थी और साथ ही मेरे ख्यालों में बसा मृणाल का चेहरा भी। धन्यवाद।